हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विद जीएस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा जो कि एसएससी, आरआरबी, केवीएस या डीएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ हम यहाँ पर उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जिस पर कृत्रिम बंदरगाह मिला है। तो कृत्रिम बंदरगाह किस स्थल पर मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लोथल। देखिए, अब यदि हम लोथल की बात करते हैं तो लोथल एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर कृत्रिम बंदरगाह मिला है। और लोथल जो है गुजरात में है, खंबात की खाड़ी में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? भोगवा नदी के तट पर स्थित है, गुजरात में। और लोथल की खोज हुई थी 1954 में। लोथल की खोज की गई थी। इसी तरह से लोथल में दो चीज और मिली है, एक तो अग्निकुंड मिले हैं और एक अन्नागार मिला है। याद रखिएगा, अन्नागार और अग्निकुंड ये दोनों मिले हैं लोथल में। और लोथल की खोज हुई थी 1954 में। देखिए, अब यदि हम अपने सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं, कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और इसी तरह से अपने थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, हड़प्पा। तो हमारा थर्ड ऑप्शन ये कहता है कि हड़प्पा की खोज की गई थी डी.आर. साहनी के द्वारा 1921 में। डी.आर. साहनी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी। और हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले के अंदर स्थित है। पाकिस्तान में है ये और मोंटगोमरी जिले के अंदर ये हड़प्पा स्थित है। इसी तरह से हम अपने लास्ट ऑप्शन पे चलते हैं, मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो है इसे मुर्दों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मुर्दों के टीलों के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। दुनिया का सबसे पुराना नियोजित शहर है मोहनजोदड़ो, दुनिया का सबसे पुराना नियोजित शहर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है काफी। और इसकी खोज की गई थी राखालदास बनर्जी ने। राखालदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1922 में। 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई। और वर्तमान में मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। लरकाना जिले में, याद रखिएगा, पाकिस्तान में है मोहनजोदड़ो। तो देखिए, हमारे दो ऑप्शंस में से लोथल और कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक लागू रहता है। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस कंडीशन में जारी करता है। तो आर्टिकल 123 ये कहता है कि जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है उस समय राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। अब ये बात करते हैं कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय तक जारी रहता है। तो इस क्वेश्चन में एक टेक्निकल पेज फंसता है। वैसे तो राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश 6 महीने तक लागू रहता है और जैसे ही संसद सत्र प्रारंभ होता है और संसद इसे 6 सप्ताह के अंदर पास कर देती है तो यह कानून बन जाता है। तो इस हिसाब से राष्ट्रपति के अध्यादेश के लागू रहने की सीमा बन जाती है 6 महीने और 6 सप्ताह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 6 महीने और 6 सप्ताह। यदि आपको ऑप्शन में 6 महीने दे रखा हो तो आपको 6 महीने ही सही करना है, परंतु यदि 6 महीने के साथ साथ 6 महीने प्लस 6 सप्ताह हो तो ये ऑप्शन राइट होगा। तो अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है और राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग तभी कर सकता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता। संसद सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर, देखिए याद रखिएगा, 6 सप्ताह के भीतर संसद इसे अगर पारित कर देती है तो यह अधिनियम बन जाता है और कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश की कुल अवधि हुई 6 महीने और 6 सप्ताह। काफी टेक्निकल क्वेश्चन है ये और इंपॉर्टेंट भी बनता है क्योंकि कई बार हम यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। इस क्वेश्चन को आप समझिए कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। और यदि इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करते हैं तो जापान इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो जापान एक ऐसा देश है जिसकी सीमा कहीं नहीं लगती है। भौगोलिक दृष्टि से ऐसा सीमा रहित सबसे बड़ा देश है जापान। अब यदि मैं जापान को इमेज के माध्यम से दिखाना चाहूँ तो आप देखिए, जापान को इमेज के माध्यम से आप इस तरह से देख सकते हैं, ये जापान है, ये पूरा जो है ये जापान है। तो आप इस जापान को देख सकते हैं, इसकी सीमा किसी भी देश से इसकी सीमा नहीं लगती है। और ये छोटे छोटे टापुओं में बटा हुआ, मुख्य रूप से 4 बड़े टापू हैं परंतु छोटे छोटे अनेक टापू हैं। इसमें लगभग 1300 के लगभग इसके ऊपर टापू हैं। अब बात करते हैं जापान की। तो जापान जो है इसे उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। और जापान की मुद्रा कौन सी है? तो येन जो है वो जापान की मुद्रा है। और यहाँ का मुख्य धर्म है बौद्ध धर्म। 96% जनसंख्या का धर्म
बौद्ध धर्म है। जापानी अपने देश को निप्पन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा निप्पन के नाम से जानते हैं जापानी। इसका मतलब होता है सूर्य निकास और इसका अर्थ होता है सूर्य निकास, क्योंकि सबसे पहले सूर्य जापान के अंदर उगता है। तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, तो नार्वे को जो है मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, क्योंकि नार्वे के अंदर मई से लेकर जुलाई के एंड तक सूरज जो है क्षितिज के नीचे नहीं जाता है। इसका अर्थ यह है कि मिड मई के बाद से और जुलाई एंड तक वहां पर सूरज कभी डूबता ही नहीं है। तो यहाँ पर भी हमारे याद करने के लिए काफी कुछ है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, इसे पूछ रहा है कि कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान मौलिक अधिकार नहीं है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। संपत्ति का जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं है बल्कि वो कानूनी अधिकार है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए यदि हम संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं तो संविधान के संशोधन 44 के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, क्योंकि संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19F के अंतर्गत आता था और ये उस समय मूल अधिकार था, इसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और अब इसका वर्णन आता है आर्टिकल 300 के या 300 के अंदर इसका वर्णन आता है। देखिए अब यदि हम अपने फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं समता का अधिकार, तो आर्टिकल 14 के द्वारा समता के अधिकार को समझाया गया है। तो इसका अर्थ यह है कि कानून सभी व्यक्तियों को एक समान रूप से ट्रीट करेगा या किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब यदि हम सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन हमें मिलता है आर्टिकल 19 के अंदर। आर्टिकल 19 के अंदर हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है और प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन भी आर्टिकल 19A के अंदर किया गया है। मूल संविधान के अंदर हमें आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्राप्त थी, जिसमें कि संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं रह गई हैं। आइए नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार और इसका वर्णन हमें मिलता है आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 एंड 24 के अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार का हमें वर्णन मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको याद करने के लिए काफी कुछ है, आप चाहे तो इन सभी को नोट भी कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, ये पूछ रहा है कि बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, इन चारों मठों की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। इमेज देखकर आप समझ गए होंगे कि इसका क्या आंसर है। तो शंकराचार्य जी को इन चारों मठों की स्थापना का श्रेय जाता है और ये इमेज आप देख रहे हैं ये शंकराचार्य जी की इमेज है, ये शंकराचार्य जी है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए अब यदि हम शंकराचार्य जी की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था केरल में 1788 ईस्वी में। 1788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इन मठों की देखभाल के लिए इन्होंने मठाधीशों की नियुक्ति की थी। तो मठाधीशों की नियुक्ति की गई थी इन मठों की देखभाल के लिए, जिन्हें की बाद में शंकराचार्य कहा गया। और शंकराचार्य एक पदवी है जो कि इन मठों के मुख्य जो देखरेख करता है या मुख्य जो इंचार्ज है उसे हम शंकराचार्य कहते हैं। शंकराचार्य हिंदू धर्म का सर्वोच्च धर्मगुरु पद है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वोच्च धर्मगुरु पद है हिंदू धर्म का शंकराचार्य। इसी प्रकार से शंकराचार्य जी को अद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। तो अद्वैतवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है, शंकराचार्य जी को अद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही संन्यास ग्रहण कर लिया था और 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, देखिए इसमें पूछ रहा है कि संस्कृत भाषा के प्रथम व्याकरणकर्ता या व्याकरण जिन्होंने लिखी है संस्कृत भाषा की, सबसे पहले किसने व्याकरण लिखी है संस्कृत भाषा की। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, पाणिनि। पाणिनि राइट आंसर है इसका। देखिए अब यदि हम बात करते हैं पाणिनि की, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी है। कौन सी पुस्तक लिखी है, अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने। और अष्टाध्यायी के आधार पर ही पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। महाभाष्य के अंदर अष्टाध्यायी के सूत्रों का ही वर्णन किया गया है। इसी तरह से कलहण ने एक पुस्तक लिखी है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखी है, कलहण ने, जिसमें कि कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, कलहण की राजतरंगिणी के अंदर किसका वर्णन है, तो कश्मीर के राजाओं का वर्णन इसके अंदर आता है। अब यदि हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, कालिदास। तो कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना थी अभिज्ञान शकुंतलम। वैसे तो इनकी बहुत सारी रचनाएं थी, मगर अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, इसे पूछ रहा है कि मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। एंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा
ऑप्शन डी। तो आर्टिकल 24 के अनुसार 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले या कारखानों वालों किसी भी ऐसे काम में नहीं लगाया जा सकता जिनसे कि उसकी जान को खतरा हो या इस तरह के काम हो जहां पर बच्चों को काम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के किसी भी काम में बच्चे को नहीं लगाया जा सकता, आर्टिकल 24 ये कहता है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि भारत में मजदूर आंदोलन को जन्म देने का श्रेय मुख्यतः किसको जाता है। तो ये पूछ रहा है कि भारत में मजदूर आंदोलन का उदय किस प्रकार से हुआ या क्यों हुआ। तो चार ऑप्शंस दे रखे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दिए गए प्रयास, या असामान्य आर्थिक दशा, रूसी क्रांति, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई जागृति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति इज द राइट आंसर। देखिए यदि हम रूसी क्रांति की बात करते हैं तो रूसी क्रांति 1917 में हुई थी और उसके बाद में वहां पर साम्यवादी सरकार का जन्म हुआ और रूसी क्रांति के बाद ही भारत में कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी। तो सबसे सही आंसर है, सुटेबल आंसर है इस क्वेश्चन का रूसी क्रांति। रूसी क्रांति के बाद ही यहाँ पर मजदूर आंदोलन का जन्म हुआ था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, इसमें पूछ रहा है कि नए राज्य के निर्माण के लिए किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। देखिए यदि अनुसूचियों की हम बात करते हैं तो मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियां थी, परंतु वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंदर 12 अनुसूचियां उपलब्ध हैं। अब यदि हम बात करते हैं कि नए राज्य के निर्माण के लिए किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, तो प्रथम अनुसूची के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। अब यदि मैं अनुसूचियों की बात करता हूं, जो ऑप्शंस हमें दे रखे हैं, इन ऑप्शंस की बात करता हूं, तो प्रथम अनुसूची के अंदर राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। इसी प्रकार से मैं बात करता हूं 7वीं अनुसूची के अंदर, तो 7वीं अनुसूची के अंदर केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन किया गया है। और 7वीं अनुसूची के अंदर भी 3 अनुसूचियां बनी हुई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के ऊपर केंद्र सरकार कानून बना सकती है और राज्य सूची के विषय के ऊपर राज्य सरकार कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची के ऊपर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। अब यदि मैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं, तीसरी अनुसूची, तो तीसरी अनुसूची का संबंध है पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ से, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या हमारे मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, उनके शपथ ग्रहण के दौरान जो शपथ ली जाती है उसका वर्णन किया गया है तीसरी अनुसूची में। इसी प्रकार से यदि हम 10वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल संबंधी प्रावधान से, और इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। तो 10वीं अनुसूची जुड़ी गई थी 52वें संविधान के संशोधन के द्वारा, और ये दल बदल से संबंधित अनुसूची के रूप में भी जानी जाती है। तो यहाँ पर सभी अनुसूचियां काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखिएगा इन चीजों को, और आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारी चीजें कवर होती हैं और ये सारी चीजें एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, इसे पूछ रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किसने की थी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नारायण मल्हार जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना की थी। देखिए अब यदि हम इस यूनियन के बारे में जानते हैं, तो इसकी स्थापना की गई थी 1920 में मुंबई में। तो 1920 में इसकी स्थापना की थी और एनएम जोशी ने इसकी स्थापना की। एनएम जोशी का अर्थ है यहाँ पर नारायण मल्हार जोशी, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। और इस यूनियन के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इस यूनियन के पहले अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हिस्सा माना जाता था इस यूनियन को, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ही एक हिस्सा था ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, तो ऑप्शन डी भाग 3 इज द राइट आंसर। देखिए अब यदि हम बात करते हैं ऑप्शन ए की, भाग 5, तो भाग 5 के अंदर किस चीज का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 52 से लेके 151 तक भाग 5 है, और इसके अंदर देखिए कार्यपालिका, राष्ट्रपति, हमारी संसद, उपराष्ट्रपति, न्यायपालिका, इन सभी चीजों का वर्णन भाग 5 के अंदर किया गया है। इसी तरह से यदि मैं बात करता हूं भाग 4 की, तो भाग 4 के अंदर हमारे नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जिनका की वर्णन किया गया है आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। और इसी प्रकार से भाग 4 के अंदर ही हमारे मूल कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज आती है हमारी, जिनका वर्णन किया गया है 51A के अंदर। अब यदि मैं बात करता हूं अपने नेक्स्ट ऑप्शन भाग 2 की, तो भाग 2 के अंदर वर्णन किया गया है नागरिकता का। तो नागरिकता का वर्णन किया गया है भाग 2 में, आप याद रखिएगा। और इसी प्रकार से भाग 3 के अंदर वर्णन किया गया है हमारे फंडामेंटल राइट्स का। और फंडामेंटल राइट्स को हमने कहां से बोरो किया है,
यूएसए या अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी चीजें यहाँ कवर होती है हमारी। आप क्वेश्चन देखकर समझ गए होंगे इसकी इंपॉर्टेंस को, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा। और आप चाहें तो इन सारे फैक्ट्स को लिख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पर भी। और यदि वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं या वीडियो को 2 बार या 3 बार दोबारा देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियोस डाले जाते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। और साथ ही हम सारे फैक्ट्स को अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि ये आपको लंबे समय तक या हमेशा के लिए याद रहें। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इसे शेयर करें। तो आइए इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद, थैंक यू।